नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल सी अ टॉपिक क्लाइमेट चेंज। दिस टॉपिक कम्स अंडर एनवायरमेंट जियोग्राफी एंड फुल्ली कम्स इन द जियोग्राफी सेक्शन, जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट. First, we will discuss about the definition of climate change and the causes and impact of the climate change, then a mitigation process done by the world and the Indian mitigation process. So, let's start with definition. Climate change refers to the long-term alteration in the Earth's average temperature, precipitation, and weather condition. Weather condition is a one-day change process, but climate change is a long-term alteration process. In this process is primarily caused by anthropogenic activity. There are both type of activity, natural activity, naturally climate change, but anthropogenic activity is a primarily caused. How burning fossil fuel cause a climate change? We will see deforestation cause a climate change, industrial emission how cause climate change. So let's start. बर्निंग फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जब हम किसी गाड़ी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस गाड़ी में एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. वो फ्यूल क्या करता है? एग्जॉस्ट करता है, एक गैस को एग्जॉस्ट करता है अपने साइलेंसर से. क्या होता है उसमें? जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न करता है तो जो गैस के अमाउंट बाहर निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर को हार्म करते हैं, ठीक है. ये एक कारण है क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज़ करने का, ठीक है. दूसरा देखते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है? चेंज करते हैं पेन को. डिफॉरेस्टेशन क्या है? जैसे मान लीजिए जंगल को कट कर दिया गया. जंगल में पेड़ हैं, इन सबको कट कर दिया गया. अब होता क्या है, जब सारे पेड़ कट जाते हैं तो क्या होता है, जो CO2 एब्जॉर्ब हुआ रहता है इन पेड़ों में, वो एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है. यानी CO2 का सीक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, सीक्वेस्ट्रेशन बंद हो जाता है, जिसके कारण ये CO2 एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं. इसलिए डिफॉरेस्टेशन भी एक क्लाइमेट चेंज का कारण है. इंडस्ट्रियल इमोशन इज़ द मेन रीज़न बिकॉज द इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप्ड इन अ सिटी रीजन इज़ ऑल्सो अ काज टू इंक्रीज द क्लाइमेट चेंज. हाउ? जब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे फॉसिल फ्यूल, कोयला और अन्य ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत सारे नाइट्रोजनस ऑक्साइड, SO2 और CO2, CH4 ऐसे हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जिनसे क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो एक चेंज के रूप में बदल के आता है. इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है अर्थ्स का, जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न होता है यानी वर्षा, रेनफॉल, वो और सम वेदर कंडीशन जो है चेंज हो जाती है एक लंबे समय के बाद, ठीक है. तो ये तीन एक रीज़न रहा. लेट्स सी काजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. मैंने आपको बताया कि काजेज में दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल काज होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक काज होता है. एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव मेड कॉजेज, मानव के द्वारा बनाए गए कारण, ठीक है. नेचुरल काजेज उतना इम्पैक्टेबल नहीं होता है, बट एंथ्रोपोजेनिक काजेज प्राइमरली मोर कॉज्ड क्लाइमेट चेंज. सो लेट्स सी फर्स्ट नेचुरल काजेज. नेचुरल काजेज में आता है वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी का फटना भी हमारे अर्थ सरफेस, अर्थ टेम्परेचर और अर्थ के प्रेसिपिटेशन पैटर्न को चेंज करता है, मीन्स क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है, ठीक है. Ocean currents and circulation pattern. This also increase the patterns in the climate change increased. So this is also ocean currents also increase the climate phenomena. Third reason is solar radiation and the insolation process. Solar radiation, the rays which up from the earth's surface, which releases as a long wave radiation, is also a major reason for climate change. Insolation process. Insolation मतलब the sun rays come to the earth's surface is known as the solar heat comes to the earth's surface is known as insolation process. This is also a cause of climate change. Fourth, the continental drift. This is well known. Continental drift is a theory. In this we will study about the landform process, the land which drift from one place to another place. In that process, when drift start from one place to other places, very earthquake and volcanic phenomena happens.
द बेनियोफ जोन कंडक्ट द मेनी अर्थक्वेक जोन्स, volcanic phenomena, natural and anthropogenic regions are held. So the continental drift is also a reason for climate change. Creation of the heat dome. Heat dome means this is a earth surface and the sun rays come across the earth surface. Here is a building, here is also a building, here is a hospital, and some trees grow near, some trees grow near, some trees grow near. When the sun rays falling on the earth, the heat dome is nearly created, and this dome is absorbed the insolation, but when it reduces to back, this heat comes within this zone. So a heat dome is also a weather alteration pattern created. So this is also a reason for climate change. Now next we will see anthropogenic causes. Anthropogenic causes means a man-made causes: burning of fossil fuel, emission CO2, CH4 and N2O. डिफॉरेस्टेशन, मैंने ऊपर आपको बताया, रिड्यूस CO2 और एब्जॉर्प्शन, जब CO2 का एब्जॉर्प्शन को ही घटा देगा, यानी फॉरेस्ट रहेंगे नहीं तो CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और जब ये घट जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्लाइमेट को चेंज करेंगे, ठीक है, इन अ लॉन्ग रनवे, लॉन्ग टर्म बाद, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने आपको ऊपर बताया। एग्रीकल्चर, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, और गांव के लोग और अन्य लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज का एक कारण बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव स्टॉक यानी जो डंग केक होता है, गाय के जो गोबर होते हैं उनसे CH4 और NOx जैसे गैसेस रिलीज़ होती हैं और ये जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक कारण बनता है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद फर्टिलाइज़र, अब देखिए रिसेंटली पैडी की खेती हुई है, धान की खेती हुई है, और धान का खेती सबसे ज़्यादा CH4 इमिट करता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। क्या होता है कि धान के जो पौधे होते हैं, बारिश होता है और धान के आधे पौधे पानी में डूबे रहते हैं और ऊपर में धान ऐसे ऐसे निकला रहता है। आधे पौधे जो डूबे में रहते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, वो हो जाते हैं, सड़ जाते हैं टोटली, और सड़ के CH4 इमिट करते हैं। सबसे ज़्यादा CH4 इमिशन एग्रीकल्चर से ही होता है, धान की खेती से ही होता है, जिनमें कुछ फर्टिलाइज़र की भी मात्रा ऐड हुई रहती है। तो ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रीज़न है क्लाइमेट चेंज को इंडक्ट करने के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का एक मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर जो है, जो यूजुअल टेम्परेचर है अर्थ का, उसको चेंज कर देना है, ग्लोबल वार्मिंग। द नेक्स्ट रीजन इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। Obviously, when the heating process is increased in the world, the glaciers which are present on the mountains, they are melt, and the melted glacier come and meet to the river, and the river water flow. This is an example of Ganga river. एंड थर्ड, राइज ऑफ सी लेवल। क्या होता है जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और क्या होता है, जो पानी नदियों में आ रहा है वो कहाँ जाके मिलता है, सी में। कुछ इसके कारण समुद्र का राइज होता है। एंड द अदर रीज़न इज़ द सोलर इंसोलेशन विच कम्स टू हिट द ओशियन। क्या होता है कि इनका जो ओशियन का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सन, ठीक है। चौथा रीज़न है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इफेक्ट में ये भी आता है, जैसे क्या होता है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कई जगह पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, उसके बाद हमारा हिमालयन माउंटेन रीजन हो गया, वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कम बारिश होती है कई बार, और कई बार ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद ऐसे हानिकारक गैसेस हैं जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जो पक्षियाँ होती हैं और इन छोटे छोटे अन्य जीव होते हैं,
उन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है, सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको अडाप्ट नहीं कर पाते, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है, और उनके हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, उसमें फॉरेस्ट है, पेड़ है, उस पर कोई पंक्षी अपना घोंसला वगैरह नेक्स्ट वगैरह बना के रखी होगी, और पेड़ की कटाई हो गई, उनके हैबिटेट को हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। मेनी आर रीजन्स फेसेस द क्लाइमेट चेंज इशू। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अच्छा सपोज़ करिए कि अगर बरसात के मौसम में नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में अगर बारिश ना हुई तो जो वहाँ पे खेती हुई है उनको नुकसान पहुँच जाएगा। आप कितना मतलब पानी चला के इरिगेशन कर करके उनको पानी देंगे, पौधों को पानी देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज क्या करता है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन पैटर्न को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने की वजह से एग्रीकल्चर पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और एग्रीकल्चर अगर इम्पैक्ट पड़ गया एग्रीकल्चर पे तो जो फूड सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब फूड सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। कैसे, जब एग्रीकल्चर ही ख़राब हो गया तो फिर कैसे हमें धान गेहूँ या कुछ भी मिलेगा, तो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से हमें डिपेंड होना पड़ता है अदर नेशन पे, ठीक है, अदर नेशन पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद हेल्थ इम्पैक्ट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न। जैसे हीट वेव्स क्या होता है, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मिनिमली एक हफ्ते तक 2-3 दिन तक कंटिन्यू रह गया तो फिर उसे हीट वेव माना जाता है। वेक्टर बोर्न डिजीजेज आर कम्स अक्रॉस दिस क्लाइमेट चेंज फेनोमेना, और क्या करता है, बहुत ही सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर क्लाइमेट चेंज रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जिसमें पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 का बॉडी है, फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट कोऑपरेशन। इसने फ्रेमवर्क बनाया इंटरनेशनल क्लाइमेट कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। दूसरा हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, ये बना 1997 में। दिस गिव्स अ लीगली बाइंडिंग इमिशन टारगेट फॉर डेवलप्ड नेशन। इसने डेवलप्ड नेशन को एक टारगेट दिया कि भाई आप इस समय में अपने इस टारगेट को कंप्लीट करिएगा, और ये लीगली बाइंडिंग इमिशन प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पेरिस एग्रीमेंट 2025। दिस एग्रीमेंट कम्स फ्रॉम COP21। दिस लिमिट्स द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली मतलब प्राथमिक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है। चौथा हो गया कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो है हर साल मीटिंग होती है। अभी रिसेंट में 2025 में COP30 हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, बेलेम जैसे एक सिटी में। ये एनुअल क्लाइमेट मीटिंग अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने के लिए, जिसमें पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 2008। 8 नेशनल मिशंस हैं। पहला सोलर मिशन, वाटर मिशन, इसमें आता है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। उसके बाद स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सारे स्टेट अलग अलग प्लान्स बनाए क्लाइमेट चेंज के लिए। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल ने एक फंड क्रिएट किया क्लाइमेट चेंज के लिए, एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया जिससे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। चौथा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, गुरुग्राम सिटी इंडिया में है, हरियाणा स्टेट का सिटी है, ठीक है। ये अलायंस इसलिए है कि जैसे ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है, और हमारा इंडिया कुछ यहीं पर बिलोंग करता है, तो ये नेशन जो भी नेशन है, इनके पास धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है, इनको धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो क्या होता है कि अगर इनको सोलर एनर्जी का अगर उत्पाद करना हो तो ये देश प्रेफरेबली अच्छे माने जाते हैं, इसीलिए ये एक अलायंस बना, ठीक है। उसके बाद लाइफ मिशन, जो कब आया था, COP26 में आया था, हुआ कहाँ था, 2021 में ग्लासगो में, ठीक है। इसने क्या रीज़न निकाला, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च हुआ था। जैसे क्या कहा था
कि एक एक पर्सन जो है, एक एक ह्यूमन बींग अपने लाइफ स्टाइल में अडाप्ट कर ले कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है जिससे क्लाइमेट इम्पेक्टेड ना हो और हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो ये टॉपिक जो हमने आपको कवर किया है क्लाइमेट चेंज का, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल रहा है हमारे टीचिंग का। आप इसको देखिए और समझिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। हमने इसमें 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हमें दोनों लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए वीडियो डालता हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। किसी को अगर टोटली इंग्लिश चाहिए तो वो बता सकता है, किसी को टोटली हिंदी चाहिए वो बता सकता है। मुझे दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को देखिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।